चलो हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन वंस अगेन। पिछली बार हमारा वीडियो मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण बीच में ही बंद हो गया था, तो हमारे नए उपकरण हमारे पास है नहीं। तो स्लैब्स इन सीरीज हमने देखा था, स्लैब्स इन पैरेलल हम देखने वाले थे। आधा हमने देख लिया था, डायग्राम हमने बता दिया था कि क्या क्या है। स्लैब 1 है, स्लैब 2 को दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, और हमने बोला था कि अगर दो स्लैब्स पैरेलल में रखे हुए हो और उनका थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 इसका और इसका बराबर, और फेस एरिया A1 और A2। फेस एरिया मतलब ही क्रॉस सेक्शनल एरिया। इतना तो समझ में आ गया होगा इतने दिनों में भी। आया क्या? अलग अलग हो सकता है, बट दोनों स्लैब्स का एक ही थर्मल डिफरेंस जो रहेगा, क्या रहेगा? इसको ही हम बोलेंगे टेम्परेचर डिफरेंस। क्या बोलेंगे? TH माइनस TC एक साथ कनेक्टेड होंगे। क्या होंगे? दोनों के स्लैब एक ही थर्मल डिफरेंस पे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो इस कांसेप्ट को पैरेलली देखने के लिए हमने डायग्राम बनाया हुआ था। यहाँ पे मैंने दो स्लैब दिखाए थे आपको, स्लैब 1 स्लैब 2। K1 मतलब क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी फर्स्ट का, और ये थर्मल कंडक्टिविटी K2 मतलब सेकंड का। A1 A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फर्स्ट, और A2 मतलब फेस एरिया ऑफ फर्स्ट। इसमें दो रेजिस्टेंस भी आएंगे, R1 और R2। L क्या है? थिकनेस ऑफ द स्लैब। चलो दोनों स्लैब्स है, राइट। दोनों स्लैब्स के डेमो एंड्स को अगर देखते हैं तो सेम टेंपरेचर पे वर्क कर रहे हैं या नहीं? सेम टेंपरेचर रिजर्वर है दोनों पे, ठीक है या नहीं है? बट हमने हॉट के लिए TH लिया है और कोल्ड के लिए TC। ठीक है, अब थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला देखना है हमें दोनों स्लैब्स के लिए। कौन से स्लैब्स के लिए? तो हम यहाँ पे आके अटक गए थे फॉर फर्स्ट स्लैब, राइट? बरोबर कि नहीं? फॉर फर्स्ट स्लैब थर्मल रेजिस्टेंस हो रहा था। क्या हो रहा था? थर्मल रेजिस्टेंस को मैं TR लिख रहा हूं इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो पहले इसके लिए हुआ था हमारा R1। ठीक है, R1 के साथ में ऊपर में देखो L थिकनेस अपॉन क्या आएगा? K1 आएगा ना, K1 और साथ में A1 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये किसके लिए था? फॉर फर्स्ट स्लैब। ये फॉर सेकंड स्लैब। स्लैब क्या होता है पता है ना? क्या होता है स्लैब? रेक्टेंगुलर समान रहता है। कुछ भी ऐसा पट्टी वट्टी पकड़ लो जो रेक्टेंगुलर शेप में है, ए बी स्लैब। ठीक है, क्लियर? चलो अब स्लैब 2 का थर्मल रेजिस्टेंस कौन बताएगा मुझे? R2 equals to R2 equals to L upon K2 इजी है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो ये दोनों क्या हो गए? थर्मल रेजिस्टेंस के फार्मूला हो गए। इसके साथ अगर करंट आता तो R हट जाता, I लग जाता, राइट? बरोबर कि नहीं? फॉर्मूला वही रहता। नहीं रे, फिर यह एरिया पे जाता, ठीक है, के ऊपर चला जाता थर्मल कंडक्टिविटी, या नीचे आ जाता थिकनेस वाला। ठीक है, चलो सो हीट फ्लो भी देखना है दोनों स्लैब्स में। अभी तो हमने रेजिस्टेंस का देखा, बरोबर कि नहीं? अब क्या देखना है? अब क्या देखना है? हीट फ्लो देखना है इस स्लैब के लिए। तो वी आर पुटिंग हेडिंग हियर हीट फ्लो फॉर इच स्लैब। चलो स्लैब 1 के लिए बताओ क्या होगा रे भाई हीट फ्लो स्लैब 1 के लिए? स्लैब 1 में थर्मल करंट है या कुछ और है? करंट है तो आई आएगा, बरोबर? क्या आई ही आएगा ना, कि और कुछ आएगा? चलो लास्ट टाइम से हम करते आ रहे हैं, क्या करते हैं? जब भी करंट आता है थर्मल डिफरेंस लेते हैं। इसमें थर्मल डिफरेंस क्या है? TH minus TC। TH माइनस TL आएगा क्या? TL आएगा क्या? नहीं, कोल्डर हॉटर की बात हुई अभी तक, ठीक है, क्योंकि हीट फ्लो की बात कर रहे हैं। अपॉन में क्या आएगा बताओ? करंट है तो अपॉन में क्या आएगा? हीट नहीं आएगा, जोर से R आएगा। लेकिन R कौन सा आएगा? अब कैपिटल R आएगा वो तो पता है, लेकिन कौन सा R? R1 R2 R1। क्यों? क्योंकि स्लैब 2 के लिए बताओ, सेकंड के लिए TH minus TC upon R2। TH माइनस TC अपॉन क्यों R2 R1? स्लैब 2 फिर तो रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे 1 2 कर दे दो, ये हटा। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? सो टोटल हीट करंट अगर मेरे को इससे निकालना है, टोटल हीट के लिए हम क्या करते हैं? एडिशन ऑफ 2। तो टोटल हीट के लिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस
I2 I2 इन दोनों का एडिशन करो, क्या आएगा बताओ? TH अच्छा हाँ अबे 2TH TH माइनस TC अपॉन R1 plus प्लस TH माइनस TC अपॉन R2 R2। ऊपर में देखो न्यूमरेटर सेम है, हाँ न्यूमरेटर सेम है तो denominator 1 अपॉन के फॉर्मेट में लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इनडायरेक्टली 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, R2 ये कंटिन्यू चलते रहेगा बट अप टू 1 अपॉन, तो इसको टोटल इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे हम। रिक्वायर्ड कितना रहता है, बराबर कि नहीं? अब जनरल केस का फार्मूला भी देखना पड़ेगा इसके, ये सारे जो चीजें है ये तो देख ली, लेकिन जनरल केस का है अभी तक आया क्या? नहीं आया। जनरल केस के लिए जाते हैं। सवेरे सवेरे अच्छा लगता है ना थोड़ा सा दोपहर, अगर तुम नहा धो के आए हो, ठीक है। जनरल केस मल्टीपल स्लैब्स इन पैरेलल, अभी तो दो ही थे बरोबर, अगर ज्यादा रहे तो मल्टीपल रहे तो जनरल केस। मल्टीपल स्लैब्स इन पैरेलल, ठीक। क्या होगा फिर? अगर दो थे तो हमने बोला था पैरेलल और सीरीज, बरोबर, ठीक है। मल्टीपल मतलब दो से ज्यादा, वो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, बरोबर कि नहीं? बरोबर या नहीं? चलो, तो अगर तीन से ज्यादा स्लैब्स पैरेलल में हो तो क्या होगा? 1 अपॉन R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 till 1 upon Rn 1 अपॉन, Rn बाकी कुछ फर्क पड़ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे? R हाँ 1 upon ठीक है, ठीक है क्या? हाँ चलो, उसके बाद इनके की पॉइंट समझ में आ गया? क्या है पैरेलल और सीरीज में क्या क्या डिफरेंस है? पैरेलल इनवर्स में आता है, सीरीज नहीं आता। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट फ्लो डिवाइड होता है या नहीं होता? होता है, ठीक है। पैरेलल में थर्मल रेजिस्टेंस ऑलवेज लेस देन रहता है किससे? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, बरोबर, बरोबर क्या? वोल्टेज डिफरेंस मतलब ही टेम्परेचर डिफरेंस होता है, कहाँ पे समझा मैं? पैरेलल में समझा, ठीक है। करंट मतलब हीट फ्लो रेट होता है, ये भी पैरेलल में समझा, ठीक है। पैरेलल में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R जो है वही थर्मल रेजिस्टेंस R होता है, क्योंकि हम अभी तक रेजिस्टेंस वही ले रहे हैं ना। याद है सर्किट वाला टॉपिक? क्लियर है? कंफ्यूजन क्या मिला तुमको स्लैब्स इन पैरेलल में? क्या कंफ्यूजन मिला? कोई एक जन बताओ जल्दी पट से, अगर टॉपिक समझा हो तो। कंफ्यूजन की कंक्लूजन कंफ्यूजन, पैरेलल सीरीज में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और हीट फ्लो, इंक्रीज होता है अबे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तभी तो हीट फ्लो इंक्रीज होगा। करंट कब इंक्रीज होता है? जब रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं नहीं इंक्रीज increase होगा। होता कर दे कर दे कर दे। चलो, कन्वेक्शन इज द पार्ट जो जेडब्ल्यू में नहीं है, ठीक है, पहली चीज। और उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी तुम लोग को दे चुका हूं, जो भी 11th के लिए 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेडिएशन पे। क्या है? रेडिएशन इसको हटा दिया जाए, बड़ी मेहनत से बनाया था रे समुद्र। दो एरोस बनाए मैंने। क्या बोला था मैंने, क्या होता है रेडिएशन मतलब? रेस हम्म, रेस कौन सी रेज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। मीडियम के थ्रू होता है क्या? नहीं, मतलब रेडिएशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नो मीडियम इन्वॉल्व, एक हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है बिना किसी मीडियम मीडियम सपोर्ट के।
इन द फॉर्म ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। तो नो मीडियम रिक्वायर्ड है पहली चीज, थ्योरेटिकल अगर बात करें हम तो, बराबर कि नहीं। हाँ। और कंडक्शन और कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर के लिए सॉलिड या लिक्विड गैस के मीडियम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन रेडिएशन में नहीं होता, बराबर। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आउट होती है हीट ट्रांसफर, होती है क्या। हाँ। तो वो क्या है, रेडिएशन एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। पॉइंट्स अपने लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख लोगे, हाँ। ठीक है, रट्टा मारने वाला काम नहीं करने का। स्पीड ऑफ रेडिएशन क्या होता है पता है क्या। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वही होता है, क्या होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। इन वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में ही रेडिएशन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या बनेंगे, वैक्यूम में बनेंगे। उस दिन बताया था मैंने, वैक्यूम बोला था कि नहीं, याद है क्या, भूल गए। हीट रेडिएटर्स क्या होते हैं, हीट रेडिएटर्स भी लाइट ही होते हैं ना। रेडिएशन, अरे यूवी रेज रेडिएशन, यू नो ना कंसेप्ट, ठीक है। चलो उसके बाद रेडिएशन के एग्जांपल्स कोई दे सकता है क्या मुझे डेली लाइफ में। लड़कियां धूप में, समर में नागपुर की लड़कियां स्पेशली मुंह को स्कार्फ बांध के, सनकोट पहन के, हाथ में इतने बड़े बड़े वो दस्ताने पहन के निकलती है भाई, धूप नहीं लगती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम टैनिंग। क्योंकि सन की हीट जो अर्थ पे आती है वो भी रेडिएशन है क्या। ओ मैं काली पड़ गई वाला सीन हो जाता है, सावली पड़ गई, फिर टैनिंग हो गया एंड ऑल, ठीक है। फिर टैन रिमूवल क्रीम, ऐसा वैसा एक्सरसाइज, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन है आपके घर पे, उसके अंदर कोई आग जलाता है क्या, वेव्स चलती है। कौन सी वेव्स चलती है, रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हीटिंग होता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है। हाँ। थर्ड एग्जांपल, एयर फ्रायर। हाँ। चौथा, ओवन। अबे ओवन माइक्रोवेव एक ही किस्म के हैं भाई, राम और श्याम को अलग अलग नाम से पुकार दिया तो उनके माँ बाप चेंज नहीं होते। आगे बोलो। हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब। स्ट्रेटनर। हीटर से हीट निकलती पता है, हाँ। वो भी क्या है, तो एसी भी होना चाहिए। और ऐसे भी होना चाहिए। कुछ कैमरा होते हैं जो हीट डिटेक्ट करते हैं, पता है क्या, जाने इतने काफी है ना। हाँ, बहुत हो। इसमें एक टॉपिक आता है रेडिएशन में, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर एब्जॉर्प्शन वर्ड रहा इसमें न्यूमेरिकल्स में है ना, तो एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होगा, जब भी ब्लैक सरफेसेस एरियाज जो रहते हैं, कौन से एरिया, Black surface. ब्लैक सरफेस एरिया, वो हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं गर्मी में काले कपड़े नहीं पहनने, बरोबर। उसके बाद व्हाइट या शाइनी वाले जो सरफेसेस रहते हैं वो क्या करते हैं, रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए गर्मियों में ब्लैक कपड़े, नहीं पहनने का। काले कपड़े कैरी कर नहीं होना, बरोबर। और व्हाइट, इसलिए मैक्सिमम तो होटल्स में अगर कहीं पे भी जाओगे ना, वहाँ पे व्हाइट कलर का बेडशीट्स होगा, व्हाइट कलर के पिलोज होंगे, सब कुछ। लेकिन वॉल के कलर कभी भी व्हाइट कलर के नहीं होते। क्यों नहीं होते, जस्ट बिकॉज ऑफ द वन थिंग, क्योंकि व्हाइट कलर और शाइनी कलर क्या करते हैं, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, चलो तो ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए अच्छे से। चलो प्रॉपर्टी समझ में आ गई, समझी क्या, लाइट थर्मल रेडिएशन भी समझ में आ गया। एक पॉइंट जो बताना भूल गया था मैं, रेडिएशन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स कहां से कहां पे ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब क्या, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। उसके बाद आती है पायोट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। ये थ्योरी पार्ट है, फटाफट बता दे तो थोड़ा सा इजी जाएगा तुम लोगों को। क्या बोलता है पायोट थ्योरी, तो पायोट थ्योरी नोट्स में ये बोला गया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल बॉडीज radiate thermal radiation at all temperatures. The amount of thermal radiation radiated per unit time depend on the nature of the emitting
surfaces, its area, its temperature. The rate is faster at higher temperature. Beside a body is also observe a part of the thermal radiation emitted by the surface surrounding bodies when this radiation falls on it. Okay, चलो तो ये भाई साहब सस्ते सुंदर लैंग्वेज समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, तो सस्ते सुंदर लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो प्रोवेस की जो थ्योरी है, ठीक है, ये कहती है कि ऑल द बॉडीज, हाँ, ये कहती है कि हर एक बॉडी किसी भी टेम्परेचर पर थर्मल रेडिएशन इमिट कर सकती है या करती है, बराबर, किसी भी टेम्परेचर पे, छोटा सा हो बड़ा हो, ठीक है, क्या करती है? थर्मल रेडिएशन इमिट करती है। ये रेडिएशन का अमाउंट ओके, उसके सरफेस के नेचर, एरिया और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एरिया एंड टेम्परेचर। एरिया एंड टेम्परेचर और सरफेस का नेचर, ठीक है। तो हर एक बॉडी इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग की कौन सा करती है, हर एक बॉडी क्या कर रही है? रेडिएशन इमिट करती है, बराबर क्या? तो चाहे बॉडी ठंडी हो या गर्म हो, हमेशा रेडिएशन इमिट करेगी। उसके बाद जितना टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा रेडिएशन इमिट करेगी। हाई टेम्परेचर हाई रेडिएशन, बराबर, रेडिएशन ज्यादा रहेगा कि नहीं? उसके बाद हीट एक्सचेंज जो होगा बॉडी के बीच में और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम आया कि इसके बीच में नहीं, बॉडी के बीच में और सराउंडिंग के बीच में। तो अगर बॉडी ज्यादा रेडिएशन इमिट करती है उतना वो एब्जॉर्ब कर सकती है। जितना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करूंगा उतना ज्यादा रेडिएट करूंगा ना, बराबर कि नहीं? जैसे स्पंज है, स्पंज को पानी में तुम डालोगे तो जितना पानी एब्जॉर्ब करेगा निचोड़ने के बाद उतना ही ज्यादा निकलेगा, बराबर। तो उसका टेम्परेचर गिरेगा, ठीक है, जो भी चीज रहेगी अगर वो ज्यादा इमिट कर रही है तो टेम्परेचर गिरेगा ना, क्योंकि टेम्परेचर हाई हुआ इसलिए तो रेडिएशन हाई हुआ, करेक्ट। उसके बाद अगर बॉडी कम रेडिएशन इमिट करती है तो वो कम एब्जॉर्ब कर चुकी है टेम्परेचर को, बराबर। चलो एग्जांपल कोई देगा? एक गरम चाय का कप है तुम्हारे पास, चाय पी क्या सुबह सुबह? एक गरम चाय का कप है जो हवा में हीट रेडिएट कर रहा है, ठीक है, धीरे 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 ठंडा हो जाता है। पहले ऐसी भाप निकलना स्टार्ट होती है, उसके बाद डाउन, बराबर। चलो एक दूसरा, एक ठंडा आइस क्यूब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जब आइस क्यूब को बाहर निकालते हो या फिर तुम्हारे घर के फ्रीजर में अभी वो चालू हो गए होंगे रखना, ट्रे दो, टर्न के बाद आइस क्यूब बाहर निकल, उसको ऐसा टर्न भी मत करो, थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रख दो, वो अपने आप ही करना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो क्या कर रहा है? सराउंडिंग के साथ में हीट एब्जॉर्ब करके खुद को मेल्ट कर रहा है, बराबर, ठीक है। हमारी बॉडी भी इंफ्रारेड रेडिएशन करती है, पता है क्या ये चीज? अगर हमारी बॉडी, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बताता हूँ, हमारी बॉडी अगर इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिट नहीं करती तो चोर पता है नाइट में आते हैं चोरी करने के लिए। नाइट विजन जितने भी कैमरास लगे, सीसीटीवी कैमरास, वो हमें कैसे डिटेक्ट करती है? जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन। याद रहेगा ये चीज? कैसे डिटेक्ट कर रही है? तू ऐसा डायरेक्ट फोटो पोज दे के नहीं दिखता उसमें, ठीक है, तुमने बहुत बार देखा होगा, जब भी कभी नाइट विजन कैमरा रहता ना, तुमने मूवीज में वगैरह देखा होगा, जब आतंकवादी को वगैरह देखते या फिर तुम लोग पबजी गेम खेलते हो, रडार स्कैनिंग आता है, पता है, वहां पे ऐसे परछाइयां दिखती है, ब्लू कलर की प्रिंट्स दिखती है, वो क्या है? इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है ये तुम्हें पता है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, पढ़ा है या नहीं 10th में? ऐसी बॉडी जो और हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, क्या? चाहे फिर कोई भी इंसिडेंट रहे, चाहे कोई भी वेवलेंथ पे आती हो, ठीक है, उस पे पड़ी तो वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। सो और ये कभी भी कोई भी रेडिएशन को ट्रांसमिट या इंसिडेंट रेडिएशन के थ्रू आउट अपील नहीं करता, ठीक है, ये ब्लैक में ही अपीयर होता है, क्लियर? यस। So if you want to say what is the perfectly black body and the black body radiation, so you can say that a perfectly black body is one which absorb all the heat radiations of whether wavelength incident on it. Okay?
It neither reflects nor transmit of any incident radiation, therefore appears always black, हमेशा ब्लैक दिखता है, इसलिए उसको perfect black body बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसमिट भी नहीं कर रहा और इंसिडेंट भी नहीं कर रहा, बरोबर कि नहीं? Yes. अप टू 99% तो इंसिडेंट रेट्स को ऑब्जर्व कर ले रहा है, करेक्ट? Yes. इसका थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं बताऊं, इधर से बता देता हूँ, emission of radiation. चलो सबसे पहले तो रेडिएशन को, ये तो बदल बन गया है, हाँ कहाँ पे गया हूँ? बता। रेडिएशन पे थे, किस पे थे? फेरिस का ब्लैक बॉडी का एक सिद्धांत है, ठीक है, सिद्धांत है बोलने से अच्छा है कि मैंने बताया फेरिस ब्लैक बॉडी के बारे में, जिसको ये हम बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है या ऐसा एक कुछ चीज होती है, ऐसा बोलेंगे, जो किसी भी वेवलेंथ के सारे इंसिडेंट हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी बात, ये ना तो रेडिएशन रिफ्लेक्ट करता है ना ही हीट को ट्रांसमिट करता है, बरोबर। इस वजह से पूरी की पूरी इसकी बॉडी क्या होती है? ब्लैक दिखती है, बरोबर, चाहे उस पे कोई भी रंग का रेडिएशन पड़े, ठीक है, क्लियर? इसलिए इसको 100% ब्लैक बॉडी भी बोलते हैं। और देखना है हमें एक कंसेप्ट जिसका नाम है, ब्लैक बॉडी का ही है, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन इमिशन वाला, ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक डायग्राम बना लेते, पॉज कर ले, डायग्राम बना लेता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, एरोज है बस, ताकि 2 मिनट में हो जाएगा। सो ये है डायग्राम, ये रहा मैं, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन हमें देखना है। क्या देखना है? एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन देखना है। क्या देखना है? Absorption, reflection एंड इमिशन ऑफ Radiation. रेडिएशन हमें देखना है। इतना क्लियर हो गया? चलो, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर रेडिएशन गिरती है, मतलब उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रेडिएशन, इसको क्यू या फिर क्यू आई बोलते हैं, आई फॉर द इंसिडेंट, या फिर सिर्फ सिंगल क्यू दे रहा तो भी चलेगा। वहां से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब सेकंड चीज हो रही है, ठीक है। जब वो इंसिडेंट होती है, जब वो गिरती है, तो 3 तरह के तरीके से बिहेव करती है। कितने तरीके से? 3, जिसमें से पहला तरीका है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होगी। क्या है? reflection, फर्स्ट इज द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, कुछ चीजें सोख ली जाएगी तो वो रहेगी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तीसरी क्या चीज रहेगी बताओ? अगर इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और थर्ड इज ट्रांसमिट भी हो रहा है। क्या रहेगा? transmission, ठीक है, क्लियर। अब रिफ्लेक्शन को ही हम QR बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, एब्जॉर्प्शन को हम QA बोलते हैं, और ट्रांसमिशन को हम QT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? QT, क्लियर रहेगा इतना? 3 चीजें। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? जो रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है, या जो रेडिएशन उस ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो चुकी है, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या? जो बॉडी पे गिरने के बाद रेडिएशन एब्जॉर्ब हो चुकी है, बरोबर क्या? बरोबर, ठीक है। थर्ड चीज, ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो रेडिएशन ऑब्जेक्ट के अंदर पास हो सकती है। ट्रांसमिट होना मतलब क्या? ठीक है, तुमने मूवी देखी कि ऐसी दीवार रहती, भूत दीवार के आर पार हो जाता है,
आर पार हो गया मतलब क्या हो गया, Trans- ट्रांसमिट हो गया, निकल गया ना बाहर, हाँ, बरोबर। इधर में जो है ऑब्जेक्ट के अंदर वो क्या हो गई, इसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, ये वापस फेंक दी मतलब रिफ्लेक्ट हो गई। तो टोटल रेडिएशन हमेशा क्या रहेगा, टोटल रेडिएशन हमेशा क्या रहेगा रे, इसको तुम्हें इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में लिखना है, लिख पाओगे क्या, क्या मेरे को बताना पड़ेगा, बता दो। जो चीजें मैं सिंगल सिंगल लाइन बोल रहा हूं अपने वर्ड्स में लिख सकते हो ना। व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन, व्हेन द रेडिएशंस आर reflect. incident on any object it will reflect, it means reflection. When the radiations are incident on any object it absorbed by the object, it means Absorption. ट्रांसमिशन क्या होता है, पासिंग आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो तो टोटल रेडिएशन का सम हमेशा क्या होगा, टोटल रेडिएशन का क्या है वो? सम क्या होगा, टोटल रेडिएशन का सम, एडिशन ऑफ टोटल रेडिएशन। QR1 plus QR2 plus QR3। चलो तुम्हारी सबसे QR1 प्लस QR2 प्लस QR3 बरोबर। हाँ, इट मींस क्या, QR क्या था, Reflection. QR QR तीनों में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। बाकी का है तो ट्रांसमिशन का गया, ऑब्जर्वेशन का गया, रेडिएशन QR1 plus QA1 plus QT1. QA1 प्लस QT1, ठीक है, 1 1 आ गया हाँ, बरोबर। इट मींस क्या, Q कॉमन है, Q हटा दो, R1 A1. क्या बचा फिर, R1 plus A1. R1 प्लस A1. R प्लस A प्लस T1 भी कॉमन है, ठीक है, मतलब क्या हुआ, RAT. ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो सबका मिला के एक ही बन रहा है, रेडिएशन तो एक ही बन रहा है, तो इनका सम क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्या रहेगा, R प्लस T प्लस A क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो R मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पावर, क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग ठीक पावर। है। QR मतलब रिफ्लेक्शन, R मतलब क्या, Reflecting power. T मतलब क्या, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का Power. पावर, A मतलब क्या, Absorption power. रिफ्लेक्शन का पावर मतलब होता है, R मतलब रिफ्लेक्शन का पावर मतलब होता है कितना रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो सकता है, बरोबर, उसका पावर, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन कितना हो रहा है, ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, क्या हो गया रे, उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस है, क्या है, Special cases. पहला स्पेशल केस है, अब ये तो पढ़ा है 1 होता है, करेक्ट, अब स्पेशल केसेस पढ़ना पड़ेगा। डायग्राम हटा दो, हो गया काम, समझ में आ गया ना। कचरे की गाड़ी आगे कचरा डालना है, स्वच्छ भारत का इरादा। ऑस्कर एक मिनट, क्या हो गया मेरे पैर को, चलो भाई स्पेशल केसेस पे है। हमने देखा था परफेक्टली ब्लैक बॉडी, क्या देखा था, परफेक्टली ब्लैक बस परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलो या परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलो, पूरी काली काली। परफेक्टली बॉडी पे हमने क्या बोला था, सारे रेडिएशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जब सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है फेज ब्लैक वाला, बरोबर, तो भाई जब सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब आर हो रहा है, बरोबर क्या, तो बाहर निकलने का कोई चांस है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 0, बरोबर, बरोबर क्या, T इक्वल टू ट्रांसमिट होगा कुछ 0 रहेगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो सकता है, हो सकता है। फेज ब्लैक क्या बोलता है, लैम्प ब्लैक, प्लैटिनम ब्लैक, ये क्या है, इसके एग्जांपल्स है, क्या है, क्या है, Lamp. मैं ये बोल रहा हूँ कि R मतलब क्या था हमारा, Reflection. रिफ्लेक्शन पावर। जब पूरी बॉडी सारी चीजें एब्जॉर्ब कर रही है तो कुछ रिफ्लेक्ट होगा क्या, उसके बाद कुछ ट्रांसमिट होगा क्या, सारी चीजें एब्जॉर्ब होगी, मतलब सिर्फ ये 1 रहेगा, बाकी दोनों क्लियर हुआ क्या। चलो परफेक्ट रिफ्लेक्टर एक बॉडी रहती है, कौन सी रहती है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर। इसका डेली का रूटीन रहता है, 2 दिन आने का, तीसरे दिन स्कूल की छुट्टी होती है इसकी, ठीक है।
परफेक्ट रिफ्लेक्टर एकदम 2 दिन बरोबर आता है, तीसरे दिन बिल्कुल उसका मेडिकल कंडीशन आता है। ठीक है, कौन है अपने पास मेडिकल रिफ्लेक्टर यहाँ पे? पांडा। रिफ्लेक्टर मतलब आर्क, बरोबर। तो सारी की सारी रेडिएशन को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ भी एब्जॉर्ब या ट्रांसमिट नहीं करेगा। मतलब इस केस में R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 वो T A 0। समझ में आएगा मेरी? चलो इसका एग्जांपल बताओ। सिल्वर मिरर आता है, क्या आता है? सिल्वर मिरर। ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। इसका क्या था एग्जांपल बताओ? प्लैटिनम ब्लैक बोला था मैंने, याद है? तीसरा केस क्या है? तीसरा परफेक्ट ट्रांसमिशन या ट्रांसमीटर बोल सकते हो, ट्रांसमीटर बोल दो, ठीक है। क्या बोलोगे? MTR लिख देता हूं, ठीक है। क्या? परफेक्ट ट्रांसमीटर। इस केस में क्या हो जाएगा? जैसे परफेक्ट ट्रांसमीटर अपने पास है आज, ठीक है। कौन है? जो भी चीज आई उसको बराबर ट्रांसमिट कर देती है, पास अवे। मैं प्रैक्टिकल लिखने गई थी, मेरे दोस्त के पास मोबाइल नहीं था, जो नई नई दोस्त बनी थी, तो मैंने अपना मोबाइल उसको दे दिया, ले बहन तू भी लिख, मैं ले जाऊंगी क्लास। फिर तो मैं भी हूँ। क्या हो गया? मोबाइल क्या हुआ? अभी इधर देखो क्या हुआ, मोबाइल पास ऑन हुआ ना, मतलब ट्रांसमिट हो गया। समझ में आ गया? एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हो गया? ट्रांसमिशन हो गया। तो यहाँ पे जो भी ट्रांसमिशन का मतलब T, बरोबर। यहाँ पे R क्या होगा? 0। T क्या होगा? 1। A क्या होगा? 0। क्लियर हो गया? तीनों के समझ में आ गई? ये होता है क्लियर ग्लास में या ऑप्टिकल फाइबर्स में। किसमें होता है? प्रिज्म में होगा। प्रिज्म में, ठीक है। किसमें होगा? क्लियर ग्लास में, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर में कौन होगा? परफेक्ट ट्रांसमीटर, MITTER, ठीक है। क्लियर है? चलो उसके बाद ये कैसे आया था पता है क्या? 1 इज इक्वल टू Q प्लस P प्लस R, कैसे आया था पता है? A हाँ, RTA टोटल रेडिएशन प्लस ये कैसे आया पता टोटल है? रेडिएशन कैसे आया था पता है क्या? 1 कैसे आया, ये कैसे आया पता है क्या? टोटल रेडिएशन में कैसे आया था ये पूछ रहा हूँ। नहीं, ये तो इस फार्मूला था ना। कैसे होता है ये बनता है, ये पता है क्या? सब Q के साथ का Q कॉमन लेके हटा Q इक्वल टू क्या था? QR प्लस QT प्लस Q, ये था, बरोबर। ये Q है, ठीक है। तो हमने क्या किया? कॉमन कॉमन लिया या और कुछ किया? कॉमन लिया। डिवाइड बाय Q कर दिया उसको, मान के चलो, ठीक है। तो ये अपॉन में Q आ गया, इसके अपॉन में Q आ गया, इसके अपॉन में Q आ गया, प्लस प्लस इसके अपॉन में भी Q आया। Q आ गया, बरोबर। Q से Q कटा, Q से Q कटा, Q से Q कटा, Q1 इक्वल टू क्या बचा? R प्लस C प्लस A, खत्म, बरोबर। खल्लास? क्लियर है क्या? चलो भाई साहब, अब एब्जॉर्बेशन पावर देखना है हमें। क्या देखना है? उसके बाद हमें देखना है इमिशन पावर। क्या देखना है? इमिशन पावर। चलो मैं तुमको एब्जॉर्बेशन पावर और इमिशन पावर के बारे में कुछ घटनाएं बताता हूँ। एब्जॉर्बेशन पावर क्या होता है अभी बताता हूँ थोड़ी देर पहले। जो एब्सॉर्ब करता है, किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? हीट रेडिएशन, इंसिडेंट रेस। हाँ, इंसिडेंट रेज और रेडिएशन और हीट Heat. वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एब्जॉर्बेशन का फार्मूला क्या होगा फिर? एब्जॉर्बेशन पावर का A इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, ठीक है। लिख लोगे फार्मूला? होगा क्या नहीं? हाँ। चलो उसके बाद में इमिशन पावर का फार्मूला क्या होगा? इमिशन पावर एक ऐसी बॉडी की एबिलिटी होती है जो बताती है कि वो कितनी एनर्जी रेडिएट कर सकता है, बरोबर। इमिशन पावर बरोबर इमिट होने वाला, सो E इज इक्वल टू Q अपॉन डेल A डेल B, चेंज इन A चेंज इन D, ओके, ठीक है। चलो उसके बाद है हमारा
इमिटिविटी, स्पेक्ट्रल इमिशन पावर। चलो स्पेक्ट्रल इमिशन पावर को हम ई ऐसे दिखा दे, ठीक है, ई लैम्डा के थ्रू दिखा, लैम्डा बराबर है ना, लैम्डा हाँ, ई लैम्डा के थ्रू दिखा, किसको, emission power स्पेक्ट्रल इमिशन पावर को किसको दिखा दिया, स्पेक्ट्रल इमिशन पावर। मतलब इसको तो वेवलेंथ के लिए यूज करते थे, तो ये क्या हो गया, इमिशन पावर पर यूनिट वेवलेंथ, बराबर हुआ कि नहीं। हुआ। तो अगर इसको हमें बहुत सारे छोटे छोटे देखने हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, बराबर। तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी तक जा सकता है, बराबर। उसका कोई भरोसा है कि कितना जाएगा, नहीं, ये क्या हो जाएगा ई लैम्डा, और इसके साथ में क्या लग जाएगा, dx dx नहीं लगेगा, इसमें लैम्डा लिखा है हमने, क्या लगेगा, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको अगर सॉल्व करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये de अपॉन, बोलो, d लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा ई लैम्डा। ठीक है, समझ में आया। इससे ही आता है मेरे पास में इमिस क्या बोलते हैं यार, इमिसिविटी, क्या बोलते हैं, इमिसिविटी नहीं भाई, इमिसिविटी, इमिशन पावर की, ठीक है। क्या आता है, उसका एक फार्मूला है, स्मॉल ई इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, स्मॉल ई इज इक्वल टू इमिशन पावर ऑफ अ बॉडी टेम्परेचर, मतलब कैपिटल टी, ठीक है, ई इज इक्वल टू इमिशन पावर ऑफ अ टेम्परेचर मतलब कैपिटल टी अपॉन इमिशन पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर मतलब भी कैपिटल टी। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यार, कहां से तो स्मॉल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन ई नॉट, बराबर, क्योंकि इनिशियल है, बराबर। चलो, तो किरचॉफ्स लॉ आता है इसके बाद में, क्या आता है, Kirchhoff's law किरचॉफ्स लॉ बोलता है E अपॉन A इक्वल टू कैपिटल E, क्या बोलता है, e upon a equals to capital ज्यादा कुछ ये है नहीं इसका, बट फिर भी मैं बता देता हूं। किरचॉफ्स लॉ बोलता है द रेशियो ऑफ इमिशन पावर ऑफ द एब्जॉर्प्शन पावर फॉर द रेडिएशन ऑफ अ गिवन वेवलेंथ इज सेम फॉर ऑल सब्सटेंसेस एट द सेम टेम्परेचर इज इक्वल टू द इमिसिव पावर of perfectly black body for the same wavelength and temperature। समझ में आया क्या बोला मैंने, इसको समझा, अच्छा सर को समझा, मतलब हिंदी में जाना पड़ेगा। किरचॉफ्स लॉ ये बोलता है किसी भी इमिसिव पावर जो रहेगा मतलब कैपिटल ई, बराबर, और एब्जॉर्बेशन पावर मतलब स्मॉल ए का रेशियो हर सब्सटेंस के लिए सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है अगर उनका टेम्परेचर और वेवलेंथ एक जैसे हो। कंडीशन क्या है, उनका टेम्परेचर और वेवलेंथ एक जैसा होना चाहिए। तो टेम्परेचर वेवलेंथ एक जैसा चाहिए, तो भाई फार्मूला क्या बनेगा, ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इक्वल टू टी निबन लैम्डा ओनली, ई लैम्डा, ई रहेगा परफेक्ट ब्लैक बॉडी और लैम्डा, ठीक है। तो सर ए किधर गया, ये है ना भाई एब्जॉर्प्शन पावर, ये बोला क्या पहले उस पर, मैंने क्या बोला, किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के इमिसिव जो पावर रहेगा मतलब E और एब्जॉर्बेशन पावर कौन रहेगा, A रहेगा, उनका रेशियो हर सब्सटेंस के लिए सेम होता है, बट कंडीशन क्या दी है, उनका टेम्परेचर और वेवलेंथ एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया क्या, तो हम ये बोल सकते हैं जो अच्छे इमिटर्स होते हैं ऑब्जेक्ट वो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, बोल सकते हैं क्या। चलो उसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, कौन है उसके बाद, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये भी भाई साहब अलग दुनिया से आए हैं। पॉज करो, मुझे क्लीन करने दो इसको। So our next topic is Stefan Boltzmann law,
ठीक है, ये जो नीचे लिखा हुआ है यही लॉ है। अब एक्चुअली ये क्या है, तो आपको कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे होंगे, ठीक है, कुछ ग्रीक अल्फाबेट्स भी दिख रहे होंगे, रो दिख रहा है, राइट, ये दिख रहा है, सिग्मा दिख रहा था सिग्मा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर के लिए दिख रहा है, बरोबर, कोएफिशिएंट भी दिख रहा कोएफिशिएंट यू है, यू, इट्स यू, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कौन सा लॉ, दिस लॉ मतलब कौन सा लॉ, स्टेफन बोल्ट्जमैन the amount of radiation emitted per unit time, the amount of radiation emitted per unit time from area A of a black body of at absolute temperature T is directly proportional to the fourth power of temperature, तो बीच में इक्वल टू का क्या ले लिया हमने, साइन ले लिया, तो भाई ये कौन कहलाएगा, बोल्ट्जमैन कौन सा कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन नहीं जी, स्टीफन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन पूरा नाम है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, स्टीफन कांस्टेंट, और ये भाई साहब की वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, 5.67, क्या वैल्यू है, 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 7 10 -8, क्या होता है, ठीक है, चलो इसका यूनिट भी है W K स्क्वायर, ठीक है, मतलब वॉल तेरे को पता क्या होता है, K का पावर 4 आएगा सब में, क्योंकि T का पावर है तो केल्विन का 4 आएगा। अभी इधर देख लो क्या क्या लिखा है, उसके हिसाब से अंदर पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलता है, अ बॉडी विच, ये समझ में आ गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ने क्या बोला, समझे क्या, क्या बोला, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ने ये बोला कि किसी भी ब्लैक बॉडी के द्वारा इमिट की गई रेडिएशन, क्या रेडिएशन इमिट की गई टोटल रेडिएशन, पूरी की पूरी रेडिएशन उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर, कौन सा पावर, फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होती है, कितने पावर की होती है, 4। तो इसमें U क्या हो गया, रेडिएंट एनर्जी हो गया, क्या हो गया U, रेडिएंट एनर्जी, स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई, ये क्या हो गया, इसका एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर फेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, और T क्या है, इसमें है केल्विन में, ठीक है। चलो ये तो हो गया परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, बरोबर, बट नॉन ब्लैक बॉडीज के लिए क्या, बरोबर, रियल ऑब्जेक्ट जो रहेंगे, ठीक है, जो रियल ऑब्जेक्ट्स है, जो रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, वो क्या हो गए, रियल ऑब्जेक्ट्स हो गए ना, परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज द इमेजिनेशन बॉडी, ठीक है, ब्लैक होल्स ये वो आप जो बोलते हो, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट्स का एक इमिटिविटी या फिर इमिसिविटी होता है, जिसको हम बोलते हैं इमिसिविटी को स्मॉल ई, हमने देखा था थोड़ी देर पहले इमिसिविटी का फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, स्मॉल ई, जो 0 से 1 के बीच में होता है, किसके बीच में होता है, 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच में है तो U E आ जाएगा, ठीक है, 0 से 1 के बीच में मतलब कुछ भी आ सकता है, 0.01 0.02 0.3 0.21, बराबर, ठीक है, UV इज इक्वल टू, ये जो आपका कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, बराबर, इससे पहले एक स्मॉल ई लग जाएगा, स्टीफन कांस्टेंट आ जाएगा, और A e टू द पावर 4 आ जाएगा। ये किसके लिए होगा, नॉन ब्लैक बॉडीज के लिए, मतलब रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, बरोबर। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट रहा, T0 रहा, ठीक है, तो हीट लॉस या गेन के लिए फार्मूला क्या आएगा, चेंज इन रेडिएंट, बरोबर, रेडिएंट एनर्जी इज इक्वल टू
स्टीफन कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट? Stephen constant. इसको बार बार दोहराते रहो तो उससे क्या होगा, तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा कि क्या है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर में चेंज होगा, T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4 4. क्लियर, ठीक है। सिंपल एक्सप्रेशन अगर देखें हम स्टीफन के लिए तो ये क्या बोलता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेडिएशन एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। एक्सपोनेंशियली क्यों? क्योंकि T टू द पावर 4 है, T का पावर क्या है 4 है, तो हम सिर्फ बढ़ता है नहीं बोल सकते, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। सेकंड चीज हमें क्या पता चलती है कि अगर ब्लैक बॉडी क्या ब्लैक बॉडी मैक्सिमम हीट इमिट करती है तो E इज इक्वल टू 1 रहेगा। क्या रहेगा? E इज इक्वल टू 1 रहेगा। और शाइनी या व्हाइट सरफेस हीट इमिट करने में वीक होता है, बरोबर, तो E लेस देन 1 रहेगा। क्या रहेगा? लेस देन 1। ठीक है, चलो रियल लाइफ एग्जांपल देने की जरूरत है। थर्मल इंसुलेटिंग क्लॉथ पकड़ लो, ब्लैंकेट्स पकड़ लो घर के, ठीक है। उसके बाद ये हो गया स्टीफन वाइजर के लिए। उसके बाद है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कौन है? अरे बाप रे बाप, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? सुना है इससे पहले कभी? Newton's law सुना. Cooling. कूलिंग के लिए एक न्यूटन का लॉ है। क्या बोलता है ये? फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, फॉर अ स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग द रेट ऑफ कूलिंग of body, the rate of cooling of body is directly proportional to the temperature difference and the surface area exposed. क्या बोलता है? Temperature Difference difference. and surface area difference. मतलब dq upon dt is directly proportional to dq upon dt is directly proportional to Q। कौन सा? दो Q आएंगे यहाँ पे, कौन से आएंगे? सॉरी Q नहीं आएगा, थीटा आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस है ना, थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, क्लियर। ये कौन बोलता है? ये बोलता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। इसमें थीटा एंड थीटा नॉट क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस किसका? टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग का, बरोबर, ठीक है। तो भाई इस एक्सप्रेशन के लिए अपन d थीटा बाय dt से भी जा सकते हैं, क्योंकि थीटा है, k कांस्टेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? d थीटा बाय dt इज इक्वल टू k कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इक्वल टू लगा है, थीटा माइनस थीटा नॉट। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो अगर इस एक्सप्रेशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम क्या करें, एक्सप्रेस करें, इस एक्सप्रेशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के थ्रू आउट जाए तो क्या मिलेगा अपने को? इसने बोला है इट कैन डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द स्टीफन्स लॉ। अब स्टीफन्स का कौन सा लॉ? इससे पहले ही हमने देख लिया, बराबर है क्या? है क्या? तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है T की जगह Q ने ले लिया, नॉट की जगह, तो जो पावर 4 था वो 1 से कम हो जाएगा, तो क्या आएगा? पावर 3 आएगा, बराबर। और जो U था उसकी जगह K कांस्टेंट आ जाएगा, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू, बोलो, U 4 स्मॉल ई था क्या? उसके बाद Sigma. स्टीफन कांस्टेंट था, Stephen constant. जो नाम है वो बोलो, सिग्मा मत करो। उसके बाद थीटा नॉट टू द पावर 3, क्योंकि दो टेम्परेचर डिफरेंस के वहां पे, ठीक है, T4 तो एक पावर आ गई, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा mc। क्यों आया बता सकता है? लिख देता हूं, MC मतलब बता रहा हूँ। माइक कंट्रोलर। अब ये आया कैसे, पहले इसका पूरा का पूरा डिटेल में जानते हैं, ठीक है। पहले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग समझ में आएगा, समझा कि नहीं? dq by dt के हीट लॉस है, क्या है? हीट लॉस पर यूनिट टाइम, इसलिए dt आया, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? जब किसी गर्म ऑब्जेक्ट को ठंडे इन्वायरमेंट में रखा जाता है तो उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ ग्रेजुअली डिक्रीज होता है,
बरोबर। किसी भी गर्म चीज को अगर एनवायरनमेंट में रखोगे ठंडी होगी ना, होगा कि नहीं? होगा। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन में हमने क्या बोला, डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, इक्वल टू 4e। एक मिनट रुको, माइनस क्या आएगा रे, क्योंकि इधर जा रहा है ना, माइनस क्या आएगा, ठीक है। चलो, तो माइनस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो अपने पास में क्या आया, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट, बरोबर। तो इसका सॉल्यूशन अगर निकालना है अपने को तो अपने को इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा बोथ साइड, बरोबर, क्योंकि उसके पहले होगा नहीं, ठीक है। एमसी वाला सीन बता रहा हूं मैं, ठीक है। डायरेक्ट तरीके से अगर तुम करना चाहो तो भी कर सकते हो। कहाँ गया वो, दिख नहीं रहा है मेरे को। छोड़ो इसको, डायरेक्ट करो, इसको हटाओ, यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करके करेंगे, इजी वे में जाएगा, क्योंकि अब इसे लगा सबसे करोगे तो कम जाएगा। फिर इंटीग्रेशन माइनस के डायरेक्ट आयन लगा दो लॉग के फॉर्म में, क्या हो जाएगा, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। इसको हटाओ, ये तो पता चल गया ना, क्या हो जाएगा बोलो फटाफट, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल को कुछ लगना पड़ेगा, नॉट वॉट, अबे की नॉट मतलब इनिशियल होगा ना, कहां से आया, अपॉन में क्या होगा बोलो जल्दी। ये वाला इसका स्टेज था जहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये फाइनल था, अब इनिशियल के लिए लेंगे तो थीटा आई माइनस सेम थीटा नॉट, ठीक है। इधर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो माइनस ये टेम्परेचर है, ये के है, तो इधर क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस के ब्रैकेट में टी ले लो डायरेक्ट, दोनों का मिला के स्मॉल टी, ठीक है, क्लियर। चलो कैपिटल भी ले सकते, स्मॉल भी ले सकते, ठीक, किसके लिए लिए? थीटा माइनस थीटा नॉट है ना, उसके रिप्लेसमेंट में लिए, ठीक है। चलो, या फिर एक काम करो, कैपिटल ये तो दे दिया है ना, नहीं थीटा माइनस थीटा के नहीं रहेगा, टाइम के लिए रहेगा, क्यों, क्योंकि dt का हमने किया नहीं है, थीटा का किया हमने, ठीक है, ये तो दे दिया है मिडल में अपन ने। चलो, उसके बाद इधर का बताओ क्या होगा, पहले तो इनके नाम बता दो मेरे को, थीटा आई क्या है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, थीटा एफ क्या है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t, बरोबर, ठीक है, कुछ टाइम के बाद होगा ना फाइनल। उसके बाद k क्या है, कांस्टेंट कूलिंग कांस्टेंट बोलो, ठीक है, जो भी बोलना है आपको, ठीक है। स्टीफन कांस्टेंट वो दूसरा है बेटा, वो गूगल सिग्मा सिग्मा अगर मैं e टू द पावर माइनस kt ले रहा हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल डीके, बराबर। e मतलब कौन था, याद आया कुछ, इमेशन वाला, थोड़ी देर पहले लिखा था यहाँ पे, e इक्वल टू फार्मूला, याद है, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास में क्या मिलेगा, इधर थीटा मुझे किसके लिए चाहिए, थीटा फाइनल के लिए, बरोबर। तो थीटा फाइनल क्या मिल जाएगा बताओ जल्दी से, थीटा फाइनल इक्वल्स टू थीटा नॉट दो जगह पे काट दो नहीं नहीं भाई, क्यों काट दो, आगे बताओ, प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस माइनस क्यों आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा तो प्लस आएगा, क्या बचा फिर, क्यू आई फाइनल इधर आ गया है, क्यू आई माइनस क्यू थीटा बचा है, आगे कौन बचा इधर, केटी अब ये इक्वल टू में था तो पावर में चला जाएगा, अपॉन वाला टर्म हट गया, तो e टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस के टी, सर केटी तो e इसलिए आया बिकॉज़ ln आया, सो नीचे क्यू आई माइनस क्यू इनिशियल तो वो डिवाइड में था ना, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में नहीं है वो, अरे फाइनल वाला इधर लाएगा बाबा, तो फाइनल हटा दीजिए, फिर फाइनल इक्वल टू है ना, क्यू फाइनल है ना,
ठीक है। चलो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अगर रियल लाइफ में बात करें, ये तो है फाइनल वाला अपना, ठीक है एक्सप्रेशन। अब मेरे को बताओ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अगर हम रियल लाइफ में देखें तो क्या होगा, कौन सा एग्जांपल है? फ्रिज। गर्म चाय ठंडी हो सकती है, क्यों? अगर चाहे 90 डिग्री सेल्सियस पर रूम टेम्परेचर में 30 डिग्री सेल्सियस हो सकती है, तो पहले फास्ट कूल होगी या धीरे धीरे होगी? पहले फास्ट कूल होगी, फिर धीरे धीरे कूल। अबे कूल ही होगी ना दोनों केस में, गर्म से गर्म तो नहीं होगी, पहले फास्ट होगी फिर धीरे धीरे होगी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोल रहा है? वही बोल रहा है कि पहले फाइनल रहेगा, उसके बाद इनिशियल थोड़ा थोड़ा धीरे 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 चलता जाएगा। उसके बाद अगर हॉट टेम्परेचर है, क्या है हॉट टेम्परेचर, अगर चलो हीट लॉस हो रहा है, हॉट टेम्परेचर, हीट लॉस का डिफरेंस जो रहेगा टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस पे करेगा, इसलिए पहले फास्ट था फिर स्लो हो गया। उसके बाद आइसक्रीम मेल्ट कैसे होती है बताओ? आइसक्रीम तो खा रहे हो तुम लोग इतने दिनों से। टेम्परेचर की वजह से, हॉट टेम्परेचर सराउंडिंग में ठंडी जगह में मेल्ट होगी, गर्म जगह पे मेल्ट होगी। गरम बहुत ज्यादा गर्म जगह रही तो जल्दी पड़ वो एडवर्टाइजमेंट देखी क्या, अग्निपुत्र वाला, उसके हमेशा वो किसी भी चीज को हाथ लगाता है मेल्ट हो जाती है, एसी की एडवर्टाइजमेंट है। वो हाथ में आइसक्रीम लेता तो वो ज्यादा हॉट रहता है, पिघल जाती है पूरी, टूट जाती है उल्टी, ठीक है। वो समर में भी चालू हो जाएगी, ठीक है। कार इंजन में जो कूलिंग सिस्टम होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ही है, रेडिएटर वगैरह लगाए रहते हैं एयर फ्लो के लिए, है क्या? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहाँ फॉलो होता है? तो कार के कूलिंग, इंजन कूलिंग में, ठीक है। कपड़े और बॉडी का हीट लॉस करना भी क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है इधर जो दिया हुआ है, ठीक है। जितना ज्यादा टाइम बढ़ता है टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाता है, ठीक है। चीजें क्लियर है? चलो भाई, उसके लिमिटेशंस मैंने बता दिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मैंने बता दिया। चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट, इसको अप्रोक्सीमेट अप्लाई कैसे करते हैं वो बता देता हूँ, फिर चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मैडम गंगे वंगे में मिल गई 9:30 बजे? घर में मैं डंडा लेके भाग गया। 9-10 तक आ जाती हूँ बोल रही मेरे को। हिंदू आटले की चल के मैं बोले आओ बोले डंडा लेके भाग गया। ऐसा 2 मिनट के लिए सब पॉज कर सकते। चलो हो गया ना, मैं जा रहा हूँ। अब ये क्या था? ये एग्जैक्ट था, बरोबर? जो भी हमने किया एग्जैक्ट सॉल्यूशन था, बट एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं चाहिए रहता है हमेशा। हमें क्या चाहिए रहता है? अप्रोक्सीमेट। सिमिलर क्या चाहिए रहता है? अप्रोक्सीमेट मतलब सिमिलर होता है, आसपास राउंड ऑफ इसका कर नियर सकते बाय। हैं। नियर में। तो उसके लिए क्या है? अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कभी कभी हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बल्कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू काफी होती है, बरोबर? अप्रोक्सीमेट अगर आ गया तो काफी। तो ऐसे केसेस में एवरेज टेम्परेचर का अजम्पशन यूज करते हैं हम। क्या यूज करते हैं? कैसे करते हैं अजम्पशन यूज? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास d थीटा अपॉन dt इक्वल टू, बोलो, के माइनस के थीटा माइनस, थीटा नॉट। बरोबर? ये टेम्परेचर कंटीन्यूअसली चेंज होने की वजह से होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, होता है या नहीं? टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है कंटीन्यूअसली तो इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, तो टेम्परेचर तो कंटीन्यूअसली चेंज होता रहेगा। तो इसीलिए एक अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेट मेथड में हम क्या करते हैं? ज्यादा कुछ नहीं करते, d थीटा अपॉन dt जो रहता है, ठीक है, इक्वल टू माइनस के जो है। अब यहाँ पे थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है, माइनस थीटा नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ये सारी चीजें किस में रहेगी? एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब इसमें ये जो है ये क्या शो कर रहा है तुम्हें? वो शो करता है अगर इसमें आया कोई चीज तो एवरेज उसका जो भी हो रहेगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज टेम्परेचर है, इसमें टेम्परेचर है, बरोबर? तो ऑब्जेक्ट का एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग कूलिंग किसमें? इसमें, बरोबर? और थीटा क्या है? सराउंडिंग का, थीटा नॉट सराउंडिंग का
टेम्परेचर है, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो हाउ टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट कूलिंग रेट, तो उसके लिए हमें क्या करना है? इनिशियल टेम्परेचर अगर हमने ले लिया थीटा क्या है? इनिशियल टेम्परेचर है, और फाइनल टेम्परेचर ले लिया हमने थीटा एफ। क्या ले लिया? ये है हमारा फाइनल, ये है हमारा इनिशियल। ठीक है भाई, दो टेम्परेचर है हमारे पास अभी। तो एवरेज टेम्परेचर क्या होगा? तो एवरेज टेम्परेचर होगा इधर ये इसको क्या बोलेंगे हम? एवरेज टेम्परेचर इज इक्वल टू थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट। दो बार आया तो अपॉन 2। क्या आएगा? समझ में आया ये कैसे निकालने का? तो ये क्या रहेगा? ये अप्रोक्सीमेशन तब काम आता है, कब काम आता है? तब जब हमें छोटी टाइम इंटरवल में टेम्परेचर चेंज एस्टिमेट करना होता है। छोटे छोटे टाइम में टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है वो निकालना होता है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर एक एग्जांपल ले लूं मैं इसका, अगर एक गरम चाय है, क्या है? गरम चाय का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। गरम चाय की प्याली है, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब 80 से 60 गिर रहा है टेम्परेचर, बराबर। और रूम टेम्परेचर लिया मैंने, RMT लिया, रूम टेम्परेचर लिया 30 डिग्री सेल्सियस। क्या लिया? 30 डिग्री सेल्सियस लिया। तो भाई साहब मेरे को बताओ अभी ये क्या रहेगा? फटाफट वैल्यूज बताओ, फटाफट लिखने दो। फार्मूला तुम्हारे सामने 10 कैसे निकाला ये? 80 minus 60 30 20 बाकी गधे आहे का तुम्ही? काढा ना पटकन। 10 सांगितलं। 10 और 10 गलत है, इसलिए रुक गया मैं। 20 to 30 मैं बोलूं? अबे इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 80 है, प्लस फाइनल टेम्परेचर कितना है? 60 है, अपॉन में 2 कितना आया? 70 आया। अब ये 70 क्या हुआ? ये हुआ ना? ठीक है, अब इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालने के लिए फार्मूले में डालना पड़ेगा। तो d थीटा अपॉन dt इक्वल टू माइनस के, ये कितना आया है? 70 माइनस इनिशियल कितना था? 80 था। अबे रूम टेम्परेचर लोगे ना अभी 30। ठीक है, चलो भाई साहब, तो ये क्या हो जाएगा? 40, लेकिन ये माइनस में, तो माइनस 40। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये एग्जैक्ट फार्मूले से क्या हुआ? थोड़ा डिफरेंट होता है, बरोबर होता है क्या? पर छोटी चीजें कैलकुलेट करने में काम आता है। क्लियर हुआ? समझा अभी कैसे अप्लाई करोगे? तेरा 10 कैसे आया था? मैं माइनस कर रहा था। किसको? 80 में से 60 माइनस। वाह, मतलब ये प्लस का साइन नहीं दिखा तेरे को। चलो भाई साहब, तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो होता है वो होता है एंड। ठीक है, अगला चैप्टर हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे और मिलेंगे आपको इसी। बंद कर दे भाई, इससे ज्यादा कॉमेडी नहीं है।